के आपके अपने चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में। आज हम अपनी महाभारत सीरीज जो चल रही है क्लास 12th की पूरी फिजिक्स को 18 दिन में खत्म करने की, उसमें से हम आज 7 चैप्टर को करने वाले हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। देखो, इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं क्लास 12th के। अगर आप 11th क्लास में हैं और आप 12th में जाने वाले हैं तो फिर आपको 19 तारीख से और क्लास 9th के बच्चों को, 10th के बच्चों को, 11th और 12th सभी बच्चों को क्लास मिलेगी। एक सिंपल पूरी एक लेक्चर, एक टॉपिक की क्लास मिलेगी। वो 19 तारीख के बाद होगा। 18 तारीख के बाद 18 तक ही खत्म हो जाएगी आपकी पूरी क्लास 12th की फिजिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो क्लास 12th के एग्जाम्स देने वाले हैं। 2023 में जिनके एग्जाम है 16 तारीख से, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में। तो अगर हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, सबसे पहले वोल्टेज की, तो वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो I नॉट होता है, इसको हम धारा का शिखर मान बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो होता है इसको हम वोल्टेज का शिखर मान बोलते हैं। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का शिखर मान है, और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें I नॉट जो है वो धारा का शिखर मान है। अब कभी कभी क्या होता है, हमसे मध्यमान पूछ लेता है, तो मध्यमान कैसे निकालेंगे? तो अगर धारा का मध्यमान पूछा तो I बराबर होता है 2/पाई I नॉट या 0.637 I नॉट IM। अगर VM पूछा है तो VM बराबर 2/पाई V नॉट हो जाएगा। VM 2/पाई V नॉट, तो जरूरी नहीं लिखना, आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद आपसे एक और चीज पूछ सकता है, IRMS वैल्यू। IRMS वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वर्ग मध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, इसको वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर होता है I नॉट अपॉन रूट 2। यहाँ पे I नॉट क्या है? धारा का शिखर मान होता है। इसके बाद अगर हमसे पूछता है कि वोल्टेज का शिखर मान, तो ये होता है V नॉट अपॉन रूट 2, ये वोल्टेज का शिखर मान होता है, और इसको हम आभासी मान, धारा का आभासी मान या प्रभावी मान भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी कि आभासी मान या प्रभावी मान भी इसको कहा जाता है कि वर्ग माध्य मूल मान को। कभी कभी पूछेगा कि धारा का आभासी मान क्या होता है, धारा का प्रभावी मान क्या होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है उसी को हम धारा का आभासी मान या प्रभावी मान कहते हैं, या फिर वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, उसको हम आभासी मान वोल्टेज का या फिर प्रभावी मान कहते हैं। अगर हम बात करें कि परिपथ की, तो आपने बहुत सारे परिपथ पढ़े होंगे। एल परिपथ जब केवल प्रेरकत्व होता है, जब केवल धारिता होती है, जब केवल रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है, फिर जब केवल रेजिस्टेंस और प्रेरकत्व होता है, जब धारिता और प्रेरकत्व होता है, और जब प्रेरकत्व और प्रतिरोध होता है, और फिर तीनों होते हैं। तो इतने सारे पढ़े हैं, तो इनमें से हमें सब नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ एक पढ़ना है, उसी से हम सब निकालें। तो LCR, हम LCR परिपथ को पढ़ेंगे, और जो नहीं होगा, जैसे LC पूछा तो LC से R को हटा दो, R को 0 कर दो। अगर आपसे CR पूछा तो L को 0 कर दो, हटा दो, ठीक है। तो LCR परिपथ कैसे निकालेंगे? तो मान लो ये V, ये हमारी धारिता C हो गई, ये प्रेरकत्व L हो गया, या पहले ऐसे कनेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा L हो गया, ये C हो गया, ये R इसमें कनेक्टेड है सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में। LCR श्रेणी क्रम में जुड़े। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बताओ इसमें क्या होगा? हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम श्रेणी क्रम कहते हैं तो इसमें क्या होता है, धारा क्या होती है, समान होती है। सभी में धारा समान होती है, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे VL होगा, यहाँ पे VC होगा, और यहाँ पे VR। तो V बराबर हमारा हो जाएगा VL प्लस VC प्लस VR।
अब हमें पता है वी एल बराबर क्या होता है। देखो, जो धारतीय प्रतिघात होता है उसको हम एक्स सी कहते हैं, और जो प्रेरकत्व प्रभाव होता है उसको एक्स एल कहते हैं। यानी प्रेरकत्व में जो प्रतिरोध होता है उसको एक्स एल कहते हैं, जो धारिता में प्रतिरोध होता है उसको एक्स सी कहते हैं। ये धारितीय प्रतिरोध है, और ये प्रेरकत्व का जो प्रतिरोध होता है उसको एक्स एल बोलते हैं। तो V बराबर हो जाएगा, इसको लिखेंगे आई एक्स एल, ये हो जाएगा आई एक्स सी, ये हो जाएगा आई आर। इस पे तो प्रतिरोध धारी होता है, यहाँ पे धारा कॉमन आ जाएगी वी आई, तो यहाँ पे एक्स एल प्लस एक्स सी प्लस आर बचेगा, तो V अपन आई इधर कर दो, यहाँ एक्स एल एक्स सी और यहाँ पे आ गया आर। सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएं। तो इधर देखो, जब रेजिस्टेंस होता है हमेशा करंट की धारा में, तो ये इधर आई और इधर ही क्या हो गया वी आर, ऊपर क्या होगा वी एल, नीचे क्या होता है वी सी। क्यों? क्योंकि जो धारा से जो धारितीय प्रतिघात होता है 90 डिग्री क्या होता है, नीचे होता है, 90 डिग्री नीचे, और जो प्रतिरोध होता है किसका, एक्स एल माना प्रेरकत्व का जो प्रतिरोध होता है वो धारा से 90 डिग्री ऊपर, तो ये 90 डिग्री ऊपर हो गया और ये 90 डिग्री नीचे। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक ऐसा पॉइंट लिया जहाँ पे हमने माना कि VL जो है वो ग्रेटर देन है VC, यानी VL बड़ा है VC से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे VL माइनस VC आएगा, इसका रिजल्ट है कुछ फाई एंगल पे आएगा, मान ले कुछ फाई एंगल पे आएगा VL माइनस VC, ये VL है VR। तो अब अगर देखेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब अगर देखोगे आप तो ये हमारा V है, ये VL माइनस VC, और ये क्या है VR है। तो अगर आप यहाँ पे कौन से प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आधार है, ये क्या है लंब है, ये क्या है कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से अब इसको लिखेंगे V स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि वी आर बराबर आई आर, और वी एल हो जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आई स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर को हम आर नहीं लिखेंगे कि ओम के नियम से आर बराबर वी अपान आई होता है तो आर लिख दो, नहीं, यहाँ पे हम इसको जेड लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक नहीं है, एक प्रतिरोध नहीं है, 3 प्रतिरोध हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे जेड। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जेड आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये क्या होती है, हमारी प्रतिबाधा होती है, ये हमारी होती है प्रतिबाधा। इसी में अगर हमें एंगल निकालना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री पे रिजल्टेंट हुआ, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से निकालेंगे, ये VL माइनस VC हो गया, नीचे VR है, देखो क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब क्या है VL माइनस VC, आधार क्या है VR। तो यहाँ से tan फाई कितना आ जाएगा, अब इसको लिख दो IXL, इसको लिख दो IXC, नीचे क्या हो जाएगा IR। अब देखो तो ये तो हमारे प्रतिबाधा निकाला कैसे जाता है, ये ऐसे होता है, इस चित्र को ध्यान रखना है, VR स्क्वायर बराबर V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज। अब इसमें tan पाई देखें तो ऊपर क्या है, I कॉमन है तो बचेगा XL माइनस XC बटे IR, I से I कैंसिल हो जाएगा तो tan फाई हमारा आ जाएगा XL माइनस XC बाई R। तो यहाँ से फाई निकल आएगा tan इनवर्स XL माइनस XC बटे R। तो ये हमारा फाई निकाल सकते हैं एंगल। और क्या है कि अगर आप देखें तो मैंने बताया आपको, देखो जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है XL, L का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है XL, XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, और ओमेगा को हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल। इसी प्रकार से C का प्रतिरोध क्या होता है XC होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान ओमेगा C।
1 अपान ओमेगा सी, और क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपान 2 पाई एफ सी। तो आप चाहो तो एक्स एल और एक्स की वैल्यू करके यहाँ पे रख सकते हो, tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी बटे आर, या फिर दूसरा क्या लिख सकते हो tan इनवर्स 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपान 2 पाई एफ सी बटे आर। तो ये फार्मूले आप लगा सकते हो। अगर जैसे जेड का जो फार्मूला था आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल की जगह ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो, या फिर आर स्क्वायर कोष्टक पे 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपान 2 पाई एफ सी इसका स्क्वायर। तो ये सारी चीजें, ये सारे फार्मूले आप लिख सकते हो। अब क्या है कि जो हमने जेड निकाला, हम क्या करेंगे, बाकी सब कुछ मेट देंगे। देखो ज्यादातर जो ईयर्स मैंने देखे हैं कि 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनमें क्या पूछा गया है, एलसीआर परिपथ ही पूछा गया है, या अब तो एलआर सर्किट पूछा गया है या सीआर सर्किट पूछा गया है या ये, और उसमें भी एलआर सर्किट में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आपसे जो पूछेगा वो एलसीआर सर्किट से ही पूछता है। अब क्या है इसमें, हम औसत शक्ति क्षय क्या होती है, औसत शक्ति क्षय, इसका फार्मूला क्या होता है, पी बराबर आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, और इसको जो कास फाई होता है इसको हम शक्ति गुणांक भी कहते हैं। जो कास फाई होता है इसको हम शक्ति गुणांक कहते हैं। अब इसी में एक कंडीशन होती है अनुनाद की, अनुनाद की स्थिति। अब अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में जो क्षय होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी जो जेड होता है वो आर के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अनुनाद की स्थिति में एक्स एल जो होगा वो एक्स सी के बराबर हो जाएगा। अगर एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाएगा तो ओमेगा एल 1 अपान ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान एल सी हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर 1 अपान अंडर रूट एल सी आ जाएगा। यहाँ पे ये जो ओमेगा है इसको हम कोणीय आवृत्ति वो कहते हैं, कोणीय आवृत्ति। और अभी हमने पढ़ा कि ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट एल सी, एफ आ जाता है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये हमारी आवृत्ति आती है, ये हमारी कोणीय आवृत्ति है। अनुनाद की कंडीशन में एक्स एल एक्स सी के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा एलसीआर सर्किट था। अब क्या है कि अगर मान लो आपसे जेड में जेड बराबर लिखा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होता है। अगर आपका सर्किट कौन सा है, एक्स एल, केवल एक्स एल है, केवल एक्स एल मतलब केवल प्रेरकत्व रखा है, सिर्फ और सिर्फ एल है सर्किट में, केवल एल है, तो क्या होगा, सिर्फ एक्स एल बचेगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एक्स एल बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि भाई आर भी 0 और एक्स भी 0। अगर केवल एक्स सी है, केवल धारितीय प्रतिरोध, तो एक्स सी बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अगर एक्स एल और एक्स सी नहीं है, यानी केवल प्रतिरोध है, तो आर बचेगा, आर हो जाएगा। इसके बाद अगर एल आर सर्किट हो गया, एल और आर है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर बचेगा। अगर केवल आर और सी है, तो आर और सी बचेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा है, बस। एलसीआर सर्किट को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एलसीआर सर्किट के आधार पर आप सब निकालोगे। लेकिन एलसीआर सर्किट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। एलसीआर सर्किट हर बार लगभग पूछा जाता है। वाटहीन धारा बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कब होता है, अगर यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो या केवल धारिता हो,
यानी दो ही हो सकते हैं, या तो केवल प्रेरकत्व हो या केवल धारिता हो। यानी कुल मिला के क्या बोल रहे हैं कि यानी अगर प्रेरकत्व है या केवल धारिता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्रतिरोध भाई शून्य बोल रहा है। क्या मतलब, यानी अगर परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो या केवल धारिता हो, इसका मतलब क्या बोला कि प्रतिरोध शून्य है। लेकिन तब भी परिपथ में क्या है, धारा बहती है। तब परिपथ में धारा बहती, यानी केवल प्रेरकत्व हो या केवल धारिता हो, प्रतिरोध शून्य है तब परिपथ में धारा बहती है। लेकिन शक्ति क्षय क्या होता है, शून्य। शक्ति क्षय शून्य होता है। अब शक्ति क्षय शून्य क्यों होता है, क्योंकि प्रतिरोध है ही नहीं तो शक्ति क्षय शून्य होगा। और अगर शक्ति क्षय शून्य होगा तो परिपथ में ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है। क्या मतलब हुआ, अगर शक्ति क्षय शून्य है इसका मतलब परिपथ में ऊर्जा का क्षय, परिपथ में ऊर्जा ह्रास या क्षय, ऊर्जा ह्रास नहीं हो रहा है। और परिपथ में जब ऊर्जा ह्रास नहीं होता तो ऐसे में जो धारा बहती है उस धारा को हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। और ये जो धारा बहती, यानी अगर परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो या केवल धारिता हो यानी प्रतिरोध शून्य हो, तब परिपथ में जो धारा बहती है ऐसे में क्या होगा, शक्ति क्षय शून्य होगा। शक्ति क्षय मतलब P बार बराबर 0। अगर ये 0 है तो परिपथ में जो ऊर्जा ह्रास नहीं होगी, और ऊर्जा ह्रास नहीं होगी तो ये जो धारा बहती है इस धारा को क्या कहते हैं, इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा क्यों, क्योंकि जब R नहीं है तो फाई P बार क्या हो जाएगा, भाई VRMS IRMS इंटू कॉस 90 डिग्री। R नहीं है तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो P बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और P बार 0 हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा। मतलब शक्ति क्षय शून्य है, शक्ति क्षय होता ही नहीं। अब इसके बाद इस टॉपिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है ट्रांसफार्मर। इस टॉपिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद आता है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में उसकी कार्यविधि, उसका सिद्धांत, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। क्योंकि अब इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है उस चीज को, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे डिपेंड करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के गुणांक, अन्योन प्रेरण के जो सिद्धांत है अन्योन प्रेरण पे डिपेंड करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर डिपेंड करता है क्या, ट्रांसफार्मर। और इसमें क्या होता है कि ये दो टाइप का हो सकता है, एक अपचाई हो सकता है, एक उच्चाई ट्रांसफर हो सकता है। एक अपचाई ट्रांसफर फार्मर और एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऊंचे विभव। जब हम बात कर रहे हैं अपचाई ट्रांसफार्मर की तो ऊंचे विभव और निर्बल धारा। और जब हम बात करेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर की तो उसमें नीचे विभव और प्रबल धारा। देखो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऊंचे विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव की निर्बल धारा को किसमें बदलता है, नीचे विभव की प्रबल धारा में कन्वर्ट कर देता है। कौन, अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नीचे विभव की जो प्रबल धारा होती है उसको ऊंचे विभव की निर्बल धारा में बदल देता है। तो वो क्या होता है, हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। अब मान लो दो कुंडलियां हैं, एक कुंडली है प्राथमिक, दूसरी कुंडली है द्वितीयक। तो अगर प्राथमिक कुंडली में मान लेते हैं NP फेरे हैं, दूसरी कुंडली में NS फेरे, पहली कुंडली में NP फेरे हैं, दूसरी कुंडली में NS फेरे हैं, तो इस पे विद्युत वाहक बल कितना होगा, NP डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी माइनस में। और यहाँ पे दूसरी कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल होगा, NS डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी।
अब जो ES अपान EP, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? NS डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी, नीचे आएगा माइनस NP डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी, यहाँ से कट जाएगा तो ES अपान EP, ये आएगा NS अपान NP। तो पहला जो कंडीशन इसमें आती है ES अपान EP NS अपान NP के बराबर होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जिस समय ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, यानी ऊर्जा क्षय नहीं होती, जिस समय ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा उस समय जो ES होगा वो VS के और जो EP होगा वो VP के बराबर होगा। तो इसलिए ES अपान EP बराबर VS अपान VP बराबर NS अपान NP। और जब अगर परिपथ में शक्ति क्षय नहीं हो रहा है तो जो निर्गत शक्ति होगी, जो पहले की शक्ति होगी उसके बराबर होगी। यानी जो बाद में शक्ति, यानी इस कुंडली में जो शक्ति है NS वाली और प्राइमरी कुंडली और द्वितीय कुंडली, ये द्वितीयक है और ये प्राथमिक, तो इसमें जो शक्ति कुंडल होगी वही इसमें भी होगी। क्यों? क्योंकि अगर ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा तो जितनी शक्ति इसमें है उतनी ही शक्ति इस वाली कुंडली में होगी। तो निर्गत शक्ति क्या हो जाएगी? निर्गत शक्ति हो जाएगी VS इंटू IS। P बराबर VI होता है तो VS इंटू IS, क्योंकि हम द्वितीय कुंडली की बात कर रहे हैं। और पहली कुंडली में क्या हो जाएगा? VP इंटू IP। अब क्या हमें VS अपान VP पता है, तो यहाँ से VS अपान VP बराबर क्या हो जाएगा? IP अपान IS। तो अगर हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो ES अपान EP बराबर VS अपान VP बराबर NS अपान NP बराबर, अब देखो VS अपान VP किसके बराबर है? IP अपान IS के। तो ये आ जाता है हमारा गुणांक, और इसको हम परिभ्रमण गुणांक बोलते हैं। इसको हम R कहते हैं, जिसे हम परिभ्रमण गुणांक कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर में, अब इसमें से क्या होता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा? आपको सेकेंडरी कुंडली में जो वोल्टेज होगा उसको देगा, प्राइमरी कुंडली में जो वोल्टेज होगा वो भी दे देगा, और प्राइमरी वोल्टेज में कितनी धारा प्रवाहित की वो भी देगा। आपसे पूछेगा सेकेंडरी कुंडली में धारा कितनी जाएगी, उसको आपको इस फार्मूले से कैलकुलेट करना होगा। या कुंडली में कितने फेरे हैं ये दे देगा, उससे धारा पूछ सकता है। इसमें दूसरी चीज आती है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता तो इफिशियंसी क्या होती है? इसकी जो इफिशियंसी होती निर्गत शक्ति बटे पहले की शक्ति। जितनी आपने शक्ति दी और जितनी आपको शक्ति मिली, तो यहाँ पे हो जाएगा VS इंटू IS अपान VP इंटू IP। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, तो ईटा बराबर आपका आ जाएगा VS इंटू IS VP इंटू IP। तो ये ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। तो इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उसको हमने करवा दिया है। प्रत्यावर्ती धारा में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में और जो बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो कल करवा देंगे। ये जो पहली फिजिक्स है वो आपकी खत्म होने वाली है, सेकंड को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। और उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दो जो क्लास 12th के एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।